हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज के क्लास के अंदर हम क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। क्लास मैट्रिक सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और हमारा चैप्टर जो है वन होगा, चैप्टर 1। और आज हमारी लेक्चर नंबर 1 है, फर्स्ट लेक्चर है क्लास मैट्रिक की, लेक्चर 1। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिंपली इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। हम डिफ़ाइन करेंगे सबसे पहले साइंस को, ठीक है ना, क्योंकि फ़िज़िक्स भी जनरली आपका साइंस से रिलेटेड है। तो जनरल जो फाउंडेशन स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है साइंस से। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस की जो हम ओल्ड डेफिनेशन पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे कि साइंस इज़ द नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू दी ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। साइंस की जो नॉलेज है वो आपको दो जो है वो तरीक़ों से ऑब्ज़र्व होती है। एक उसमें आता है ऑब्ज़र्वेशन और दूसरा आता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो जितनी भी वर्ल्ड के अंदर आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस करते हैं और जितने भी आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं एक्चुअली वो साइंस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो इसकी साइंस की जो मॉडर्नाइज्ड डेफिनेशन है वो ये है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना। ठीक है। सिस्टमेटिक स्टडी जो होती है किसी भी नेचुरल फिनोमेना की, उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है। अगर हम साइंस को और ज़्यादा इवैल्यूएट करें तो फिर साइंस को हमें मज़ीद दो हिस्सों के अंदर क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएट करना पड़ेगा, दो टर्म्स के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो साइंस की फिर दो मेन ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। साइंस की 2 फर्दर मेन ब्रांचेस होती हैं। उसमें एक आपकी होती है फिज़िकल साइंस और दूसरी आपकी होती है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है। तो अगर हम फिज़िकल साइंस की बात करें तो फिज़िकल साइंस इस टर्म से हमें जो है वो पता चल रहा है फिज़िकल। ठीक है। तो फिज़िकल वर्ड एक्चुअली रिलेटेड होता है किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल स्टडी से, उसके एक्सटर्नल बिहेवियर से। फिज़िकल मींस एक्सटर्नल। ठीक है। तो जस्ट क्या करना पड़ता है, हम इसके अंदर क्या स्टडी करते हैं? अगर हम शॉर्ट टर्म्स में फ़िज़िकल साइंस को डिफ़ाइन करें तो इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द नॉन लिविंग मैटर। जितनी भी आपकी साइंसेस आती हैं नॉन लिविंग मैटर के अंदर, हम उसके अंदर स्टडी करते हैं फ़िज़िकल साइंस के अंदर। ठीक है। अगर नॉन लिविंग मैटर के हवाले से आप बात करें तो फ़िज़िक्स खुद जो है वो क्या है? एक फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है। फ़िज़िक्स इसमें आ जाती है क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर कोई लिविंग मैटर शामिल नहीं है। जस्ट आप इसमें क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है फ़िज़िक्स में मैटर एंड एनर्जी। इसमें आप मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं। तो मैटर भी आपका एक फ़िज़िकल बिहेवियर है और एनर्जी भी आपकी एक नॉन लिविंग जो है वो उसको हम लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आप केमिस्ट्री भी इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो आप फ़िज़िकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री आपकी आ जाती है। ठीक है। तो केमिस्ट्री आपकी जनरल कंपोजिशन ऑफ मैटर होता है, कंपोजिशन ऑफ मैटर इसमें पढ़ते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये भी केमिस्ट्री भी क्या है? आपकी
एक फिज़िकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी फील्ड हैं। अगर मैं एक बात कहूँ, सपोज़ कर लीजिए जियोलॉजी की, तो जियोलॉजी भी आपकी क्या है, अर्थ की जो होती है वो क्या है, नॉलेज होती है। अर्थ के हवाले से आप नॉलेज लेते हैं, तो ये भी आपकी एक फ़िज़िकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है। तो मैं एक मरतबा इसको रिपीट कर लेता हूँ। फिज़िकल साइंस में आप स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर के से रिलेटेड। क्या? फिज़िकल साइंस में आप स्टडी करते हैं नॉन लिविंग मैटर से रिलेटेड। इसमें आप बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल वर्ड बायो से ही हमें पता चल रहा है, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। तो ये जो फील्ड होती है ये रिलेटेड होती है आपके लिविंग मैटर के साथ। जितना भी आपका लिविंग मैटर है उसकी जितनी भी आप स्टडी करते हैं वो आपकी आती है बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है बायोलॉजिकल साइंस में जनरल बायोलॉजी आ जाता है, बायो लाइफ से रिलेटेड है तो बायोलॉजी। फिर इसमें आपकी दो फील्ड्स आ जाती हैं, एक होती है आपकी बॉटनी, ठीक है, और ये रिलेटेड होती है प्लांट से, प्लांट्स की स्टडी हम करते हैं बॉटनी के अंदर, ठीक है। और फिर इसका सेकंड पोर्शन आ जाता है जूलॉजी। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जो है एनिमल्स की, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी और भी जो है फील्ड्स हैं जो आपकी बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड हैं, जैसे आपकी जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स होती है जिसमें आप जेनेटिक्स जो है वो कोड्स के बारे में पढ़ते हैं, डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है आपके बारे में कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। वो डिफरेंट एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम एक और जो है वो फील्ड यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के अलावा आप और कौन सी जो है वो फील्ड यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम एक और फील्ड रिलेट करते हैं, सपोज़ कर लीजिए जेनेटिक्स आ गई आपकी, और माइक्रोबायोलॉजी आ गई आपकी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी भी आप स्टडी करते हैं, ठीक है। ये भी आपकी बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आ गई। तो ये आपका क्या है, एक फंडामेंटल है, ठीक है। तो मैं स्टूडेंट से सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी हम लेक्चर को प्रोसीड करते हैं तो आप एक रजिस्टर अपने सामने लाजमी रखें, और पॉइंट्स को जैसे जैसे आप ऑब्ज़र्व करते जा रहे हैं, हम कोर्स को चलाते जा रहे हैं, आप उनको नोट करते जाएं, ठीक है। तो आपने इनको नोट कर लिया होगा, तो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे फ़िज़िक्स को, ठीक है। फ़िज़िक्स क्या है, ठीक है। तो फ़िज़िक्स भी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। ये फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है in which we study about the matter and energy along with their interaction, ठीक है। तो फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैटर और एनर्जी की स्टडी करते हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन होना बहुत लाजमी है, ठीक है। ये स्टूडेंट को जो है वो बात कम समझ में आती है, ठीक है। तो फिज़िक्स को अगर मैं दो टर्म्स में डिफ़ाइन करूं तो आपके वो दो टर्म्स होते हैं। एक उसका एक टर्म होता है मैटर
या सेगमेंट भी आप कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स के जो दो पोजीशंस हैं वो ये हैं, एक मैटर है और दूसरा है एनर्जी। ठीक है, अगर जस्ट आप मैटर की स्टडी करते हैं इट डज़ नॉट बिलोंग टू फिज़िक्स। ठीक है, अगर आप जस्ट एनर्जी की जो है वो स्टडी करते हैं इट डज़ नॉट बिलोंग टू फिज़िक्स। ठीक है, अगर आप इन दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं, इन दोनों का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर वो आपकी क्या हो जाएगी, फ़िज़िक्स हो जाएगी। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक जो है वो फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन जो है वो चल रहा है, ठीक है, फ़ैन इज़ रोटेटिंग। ठीक है, सपोज़ कर लीजिए मैंने एक ये फ़ैन बनाया हुआ है, वो रोटेट कर रहा है, तो फ़ैन क्या हुआ, मैटर हुआ। क्या हुआ, मैटर। ठीक है, तो अगर जस्ट हम फ़ैन की स्टडी करें तो ये फ़िज़िक्स नहीं है। जब हम इसको बटन को ऑन करेंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और जब ये रोटेट करेगा तो ये मूव करेगा। तो जब ये मूव करेगा तो फिर जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो ये स्टडी रिलेट हो जाएगी फ़िज़िक्स के साथ। ठीक है, तो पहले वो फ़ैन क्या था, मैटर था, हमने उसके अंदर जो है वो फ़्लो करवाया इलेक्ट्रिसिटी का, तो जब उसके अंदर फ़्लो हुआ इलेक्ट्रिसिटी का और दोनों ने एक साथ इंटरेक्ट किया, मैटर और एनर्जी ने क्या किया, एक साथ इंटरेक्ट किया, तो फिर क्या बना, फ़िज़िक्स बनी। तो हमारे जो है वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम मैटर और एनर्जी का कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। मैटर और एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बहुत लाजमी होता है फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के ब्रांचेस के हवाले से, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर हम बात करें फ़िज़िक्स के ब्रांचेस के हवाले से, तो फ़िज़िक्स की वैसे तो बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो आज तक जो है वो अवेलेबल हैं। 50+ ब्रांचेस जो हैं वो आपकी वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि फाउंडेशन जो है ना फ़िज़िक्स की, वो दो चीज़ों के ऊपर जो है वो रहती है। फ़िज़िक्स की फाउंडेशन, अगर मैं कहूँ कि फ़िज़िक्स की दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में अगर तकसीम की जाए तो वो कौन सी होंगी, तो एक उसका हिस्सा होगा क्लासिकल फ़िज़िक्स। ठीक है, क्लासिकल फ़िज़िक्स, और उसका दूसरा सेगमेंट होगा क्वांटम मैकेनिक्स, का भी इसको नाम दिया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसको मॉडर्न फ़िज़िक्स का नाम भी दिया जाता है, मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लासिकल फ़िज़िक्स की, तो बिफ़ोर 19th सेंचुरी हमारी जितनी भी फ़िज़िक्स है और उसकी हम जो स्टडी करते हैं, तो क्लासिकल फ़िज़िक्स को ओल्ड फ़िज़िक्स भी कहा जाता है। क्लासिकल फ़िज़िक्स को ओल्ड फ़िज़िक्स भी कहा जाता है। तो बिफ़ोर 19th सेंचुरी, क्या बिफ़ोर द 19th, ऑलमोस्ट बिफ़ोर द 19th सेंचुरी, ठीक है, जितनी भी हमारी फ़िज़िक्स थी और जो हम पढ़ते थे, जो जितने भी हमारे लॉज थे, जितनी भी हमारी थ्योरीज़ थी, वो रिलेटेड थी और वो आती थी क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर। और ये फ़िज़िक्स जो है वो न्यूटनियन फ़िज़िक्स भी कही जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो लॉज हैं वो ओल्ड लॉज हैं। ठीक है, और अब हमने उन लॉज को जो है वो चेंज कर दिया है, उनको मॉडर्नाइज़ कर दिया है, उनमें चेंजिंग कर दी है, और वो लॉज अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के जो है वो थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें स्टडी स्पेशली होती है लार्ज ऑब्जेक्ट्स की, लार्ज ऑब्जेक्ट्स की, जिनको हम जो है वो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। मैक्रो जो साइज़ में बड़े होते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी हम कहते हैं रफ्तार को, वो बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है, कम होती है। क्या होती है, बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, लेकिन एज़ कंपेयर टू क्वांटम मैकेनिक्स,
क्वांटम वर्ड्स जो है वो क्वांटा से लिया गया है। यहाँ पे जो होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा कम टाइम के अंदर क्या होती है, प्रोसीड होती है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मैकेनिक्स क्या होता है, ये इसकी भी आप डेफिनेशन लिख दो। मैकेनिक्स होती है द स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन with the reference of force, with the reference of force। इसमें फोर्स को आप क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल फिज़िक्स का जो फाउंडर कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स, दैट इज़ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन जो है वो न्यूटन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है क्लासिकल फ़िज़िक्स को आगे लेके जाने में। ठीक है, लेकिन अगर मॉडर्न फ़िज़िक्स की बात की जाए तो मॉडर्न फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को मॉडर्न फ़िज़िक्स के अंदर एक जो है वो ज़्यादा क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसने एक अच्छा जो है वो मकाम रखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो फ़िज़िक्स है उसमें बहुत सारे जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और स्पेशली जो इसकी मेन एडवांटेजेस है, इसने दो चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। एक तो पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द लाइट, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ द लाइट, कि लाइट जो है वो एक छोटे छोटे से पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम इसके अंदर भी, ये एक्चुअली क्लासिकल से रिलेटेड है। और उसके अलावा इसने ये भी डिफ़ाइन किया कि लाइट आल्सो हैव द वेव नेचर। ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से पहले ये बहुत सारा इशू चल रहा था कि क्लासिकल क्या है, मॉडर्न क्या है, फिर इसने जो है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो रिलेवेंट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो बहुत ही माइक्रो ऑब्जेक्ट्स की करते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स की या यहाँ पे माइक्रो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे पार्टिकल्स। क्या? पार्टिकल्स हैविंग वेरी हाई स्पीड। यहाँ पे जो पार्टिकल्स को स्पीड होती है वो क्या होती है? बहुत ही हाई होती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो क्लासिकल एक पुराना ज़माना था, बिफोर द 19th सेंचुरी, और ये फ़िज़िक्स न्यूटन से रिलेटेड थी, और क्वांटम में जो लॉज हैं गवर्न वो क्या थे? डिफरेंट थे। ठीक है, तो आज तक की हम जितनी भी फ़िज़िक्स पढ़ते हैं और आजकल जितने भी हमारे नए लॉज आ रहे हैं, नई थ्योरीज़ आ रही हैं, वो स्पेशली जो है वो मॉडर्न फ़िज़िक्स में जो हैं वो आती हैं, और क्लासिकल फ़िज़िक्स हमारी पुरानी फ़िज़िक्स थी। ठीक है, लेकिन इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ही हमें जो है वो कहाँ पे लेके जाता है? फ़िज़िक्स की स्टडी से रिलेवेंट लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे मैं कुछ ब्रांचेस को डिस्क्राइब करूँगा। फर्स्ट यहाँ पे ब्रांच है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स। क्या होती है? एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स। फर्स्ट यहाँ पे जो मैं ब्रांच डिफाइन करने जा रहा हूँ फ़िज़िक्स की, वो है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फ़िज़िक्स, स्पेशली बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं जो खुद ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम किस चीज़ के हवाले से जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एटॉमिक, तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टडी होगी वो रिलेवेंट होगी एटॉमिक। और मॉलिक्यूलर आप खुद समझते हैं कि मॉलिक्यूल की हम जो है वो पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के अंदर के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी द ब्रांच दैट
describe branch that describe the properties relevant to atom and the molecules। ठीक है, ऐसी स्टडी जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ को रिलेवेंट करें, प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करें एटम्स की और उनके मॉलिक्यूल्स की, that is called the atomic and molecular physics। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए, आप 9th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, किसी भी एटम की कंपोजिशन सेम नहीं होती, हर एटम की कंपोजिशन जो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो अगर हम डिफरेंट एटम्स की स्टडी करेंगे तो वो आपकी आ जाएगी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स के अंदर। और हर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन सेम नहीं होती, वो दूसरे से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स के हवाले से डिस्कस करें तो वो भी आपकी आ जाती है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिज़िक्स में। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स क्या होता है कि इस ब्रांच के अंदर जितने भी सॉलिड्स होते हैं उनके हवाले से हम स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द properties and behavior of different solids। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सॉलिड्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी सॉलिड्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी नहीं है। अगर मैं जस्ट सॉलिड को डिफ़ाइन करूं तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोज़र होते हैं वन अनदर। ठीक है, उनके अंदर जो स्पेस होता है, मीन स्पेस, दैट इज़ वेरी लेस। ठीक है, और उनको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने में या मूव होने में जो है वो क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉलिड्स को जो है वो अरेंज कर लें, सारे सॉलिड्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो हर सॉलिड की नेचर दूसरे सॉलिड से क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर आपके पास जो है वो सिल्वर है तो उसकी प्रॉपर्टी कॉपर से क्या होगी, डिफरेंट होगी। और अगर आप दूसरा कोई मटेरियल ले लें तो उससे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट मटेरियल्स की नेचर डिफरेंट होती है। बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। बहुत सारे मटेरियल्स इंसुलेटर होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। हालांकि ये तीनों जो हैं वो क्या हैं, सॉलिड्स के अंदर ही आते हैं, लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। उसके अलावा बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन कहते हैं जिनमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो, क्या हो, प्रॉपर अरेंजमेंट। जिनमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है उनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक है, और नॉन क्रिस्टलाइन हम उनको कहते हैं जिनके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट ना हो, अनप्रॉपर भी आप कह सकते हो, अनप्रॉपर अरेंजमेंट, अनप्रॉपर अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये आपकी थी सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। उसके बाद है बायोफिज़िक्स। ठीक है, बायोफिज़िक्स क्या होती है, ठीक है, तो बायोफिज़िक्स वर्ड से हमें खुद पता चल रहा है, बायोफिज़िक्स। ठीक है, द फिज़िक्स
दैट इज़ हेल्पफुल ऐसी जो है वो फिज़िक्स जो हेल्पफुल हो टू द लाइफ और आप जो है वो हेल्थ भी कह सकते हैं। और हेल्थ इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स। ठीक है, ऐसी फिज़िक्स जो आपके जो है वो लाइफ से रिलेटेड हो, हेल्पफुल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तो बायोफिज़िक्स आपकी हेल्थ से रिलेटेड होती है। आपने आजकल देखा होगा, ठीक है, तो मॉडर्न जो है वो ज़माना आ गया है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हमारी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करने में कोई इशू नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, ये आपके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, और ये एक बायोफिज़िक्स का जो है वो क्या है? कंपोनेंट है। सीटी स्कैन जो है वो आपके सारे बॉडी को स्कैन करता है, ये भी आपका बायोफिज़िक्स से रिलेटेड है। ठीक है, उसके अलावा आपकी एक रेडिएशन थेरेपी होती है। ठीक है, आपके बाज़ औक़ात क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को कैंसर हो जाती है, तो उनकी थेरेपी करने के लिए हम क्या करते हैं? रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रेडिएशन थेरेपी भी आपकी क्या करती है? आपके हेल्थ से कंसर्न करती है। तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली जो डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है जिससे आपकी हार्ट बीट चेक करता है, डिफरेंट जो है वो चीज़ों को डायग्नोज करता है, वो भी आपकी रिलेट है बायोफिज़िक्स के साथ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद है जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, न्यूक्लियर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि इट इज़ कंसर्न टू द न्यूक्लियस, इट इज़ कंसर्न टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से क्या है? रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ब्रांच दैट इज़ related to the study of the properties of a nucleus। अगर आप किसी भी न्यूक्लियस के हवाले से जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे एटम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जस्ट जो है वो आप क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स। सो इट इज़ ओनली रिगार्डेड और इट इज़ ओनली द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज़ कर लीजिए एक एटम है, ठीक है, बहुत सारे शेल्स होते हैं, लेकिन आप उनके बारे में स्टडी नहीं करते, जस्ट आप जो है वो एटम के न्यूक्लियस के हवाले से स्टडी करते हैं, तो वो आपकी हो जाती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं वो स्टेबल होते हैं, बहुत सारे एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये आपने 9th के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं, एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स एटॉमिक फिज़िक्स क्या होती है आपकी? द ब्रांच रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, अगर आप किसी भी एटम के हवाले से जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो वो आपकी आ जाती है एटॉमिक फिज़िक्स। ठीक है, एक हमारी ब्रांच होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है ना, उसमें हम जो है वो क्या करते हैं कि बहुत सारे एटम से जो है वो लाइट पास करवाते हैं, फिर हम उनकी नेचर देखते हैं। तो एटॉमिक फ़िज़िक्स में भी यही होता है कि हर एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो दूसरे एटम से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो इसको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर जो है वो
ख़त्म हो रहा है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे इनबॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।